चलिएगा, हेडिंग डालेंगे। टॉपिक है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड to evaluate lease decision IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड to evaluate lease decision from lessor's viewpoint। देखिएगा, हम लेसर को एक असेट को लीज पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए हम IRR मेथड की भी सहायता ले सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले। देखिएगा, ये कौन है? ये है हमारा लेसर, ये है लेसर, ठीक है। अब ये एक असेट लीज पर देना चाहता है, wants to evaluate whether asset must be given on lease or not। तो लेसर जो है वो ये इवेल्युएट करना चाहता है कि भैया मुझे एक असेट लीज पर देनी चाहिए या नहीं। इसके लिए ये मेथड 1 can use NPV method if NPV of leased asset is positive, then go for lease। तो जो NPV मेथड है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वन अनदर मेथड टू इवेल्युएट लीज, मेथड 2 can use IRR method, जो लेसर है वो IRR मेथड को भी यूज कर सकता है। if IRR of leased asset is more than
required rate of return or WACC, then go for lease, then go for lease। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे, लेसर के पास दो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं इस बात का डिसीजन लेने के लिए कि क्या उसे असेट को लीज पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेथड नंबर 1 एनपीवी मेथड को बताता है, यानी जो लेसर है वो उस लीज्ड असेट की अपनी एनपीवी कंप्यूट करेगा। अगर उस लीज्ड असेट की जो एनपीवी है वो पॉजिटिव आती है तो वो बोलेगा कि हाँ, मुझे लीज ऑल्टरनेटिव पर चले जाना चाहिए और मुझे असेट को लीज पर देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, लेसर हैव वन अनदर मेथड। लेसर अपनी उस लीज्ड असेट की आईआरआर कंप्यूट कर ले। व्हाट इज आईआरआर? IRR is that minimum rate of return, जो कि उसकी इनफ्लोज को उसके इन्वेस्टमेंट के बराबर कर देगी। व्हाट इज IRR? IRR होती क्या है? आप लोगों ने इंटर लेवल पर IRR की एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि IRR एक ऐसी रेट को रिफ्लेक्ट करता है जहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वेट हो जाते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन? लेसर अगर अपनी लीज्ड असेट की IRR निकाल ले तो वो IRR उसकी एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बन गई। अब अगर वो जो मिनिमम रेट है वो उसकी रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा आ जाए या फिर वो मिनिमम रिटर्न उसकी कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा आ जाए। कॉस्ट ऑफ फंड भाई आप समझिए, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने भी तो वो पैसा अरेंज किया होगा, तो कॉस्ट ऑफ फंड से अगर वो ज्यादा आ जाए तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि हाँ, अब हमें अपनी इस असेट को लीज पर दे देना चाहिए। चलिए, तो हमने मेथड 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग मेथड नंबर 2, दैट मींस IRR मेथड ऑफ लीज डिसीजन। लिखेंगे IRR represent that minimum rate at which present value of cash inflows, यानी ड्यू टू लीज जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होंगे विल बी इक्वल टू present value of cash outflow, will be equal to present value of cash outflow, यानी cost of। लीजिएगा IRR क्या रिप्रेजेंट करती है? ये उस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को बताती है जहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो जाते हैं।
लेसर must compare IRR of leased asset lessor must compare IRR of leased asset in the following manner. In the following manner for decision purpose. For decision purpose. A. If required rate is given specifically, अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट स्पेसिफिकली गिवन है, कंपेयर IRR with required rate and if IRR is more than required rate, then lessor must provide asset on लीज। अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न स्पेसिफिकली गिवन है, देखिएगा, मान लेते हैं ये लेसर है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये है लेसर, ठीक है। ये लेसर अगर 12 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता है, देन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस लेसर के पास एक लेसी आया, इसके पास कौन आया, एक लेसी आया, लेसी आया, और लेसी ने आके एक रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे लिए एक असेट खरीद दो जो कि 12 लाख की है, तुम एक असेट दे दो जिसकी कॉस्ट 12 लाख की है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे आप। लेसर अगर लीज ऑप्शन पर न जाता तो वो मार्केट में 10% कमा सकता था, वो मार्केट में 10% कमा सकता था, लेकिन अब उसके सामने एक ऑल्टरनेटिव आ गया कि क्या उसे ये 12 लाख रुपए इस लीज्ड असेट में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो इसने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, इसने बोला यार
कम से कम मुझे इस लीज्ड असेट से 10 तो मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए। ये बात, मेरे पॉइंट को आप पकड़ पा रहे हैं। लेसर अगर लीज ऑप्शन पर न जाता, लेसर अगर लीज ऑप्शन पर न जाता तो मार्केट में 10% कमा सकता था। तो वो एट लीस्ट ये तो चाहेगा कि अगर मैं अपनी असेट मैं अपनी मनी को इन्वेस्ट करके असेट लेता हूं और वो असेट लीज पर देता हूं, तो उस लीज्ड असेट की मिनिमम रिटर्न 10 आनी चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। तो यही बात मैंने लिखी है। मैं आईआरआर कंप्यूट करूंगा और अगर आईआरआर उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक मिनिमम रेट ढूंढूंगा। मिनिमम रेट ऑफ लीज्ड असेट, that is IRR is greater than 10%, that is required rate of return। तो देन मैं क्या बोलूंगा, बोले यस, गो फॉर लीज, यस गो फॉर लीज। आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, लीज ऑप्शन को, लीज ऑल्टरनेटिव को यस कर देना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। लिखेंगे बी, if cost of fund is given, that is WACC। अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी है, तो हम ढूंढेंगे कि क्या हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फंड गिवन है क्या। कॉस्ट ऑफ फंड इज WACC। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर IRR विथ WACC। और if IRR is more than, if IRR is more than WACC, then lessor will provide asset on lease। तो लीजिएगा, डिसीजन का दूसरा तरीका ये हो गया, अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फंड यानी WACC गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम IRR को कंपेयर करेंगे WACC से। और भाई WACC क्या है, कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड, और IRR क्या है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। दोनों को कंपेयर कर लो, और अगर हमारी जो IRR यानी रिक्वायर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा है, तो हम लीज ऑप्शन को ऑप्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये लेसर है,
ठीक है, इस लेसर ने जब इन्वेस्ट इन असेट किया, इन्वेस्ट इन असेट, तो उसके लिए इसे क्या चाहिए? फंड चाहिए, फंड रिक्वायर्ड। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहें आप, बस फंड रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए जब इसने ये फंड अरेंज किए तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड उसे इंकर्ड करनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये जो कॉस्ट ऑफ फंड या WACC है, कॉस्ट ऑफ फंड या ऑब्लिक WACC है, वो 12% आई। यानी लेसर को इस असेट में इन्वेस्ट करने के लिए 12% की कॉस्ट ऑफ फंड इनकर्ड करनी पड़ रही है। अब अगर मान लीजिए इसको जब आप लीज पर देते हो, व्हेन प्रोवाइड ऑन लीज, व्हेन प्रोवाइड ऑन लीज। अब अगर आप लीज पर देते हो तो मान लीजिए आपकी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न यानी जो IRR है, मान लीजिए वो 13.5% आई, ऑब्लिक मान लेते हैं वो 11.5% आई। बताओ जरा, सोच के देखो, आप फंड अरेंज कर रहे हो 12% की रेट पर, और इस असेट को जब यूज करने के लिए दे रहे हो तो कमा रहे हो 13.5%। बताओ क्या कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। 12% पर फंड लाए और जब उस फंड से असेट खरीद कर लीज पर दिया तो 13.5 कमाएंगे। तो गो फॉर लीज ऑप्शन। आइए दूसरी तरफ, हम जो फंड अरेंज कर रहे हैं उसके लिए तो हमारी कॉस्ट आ रही है 12%। हम जो फंड अरेंज कर रहे हैं उसके लिए हमारी तो कॉस्ट आ रही है 12%, लेकिन जब उस असेट को हम लीज पर दे रहे हैं तो हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न आ रही है वो 11.5% आ रही है। बताइए क्या करना चाहिए ऐसा? यानी 12% तो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और कमाई हो रही है 11.5%। क्या आपको ऐसे ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए? नहीं। तो हम इमीडिएटली डिसीजन ले लेंगे कि लेसर को लीज ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब आपको डिसीजन का पॉइंट भी समझ आ गया है कि आपको IRR को कैसे कंपेयर करना है और डिसीजन लेना है कि हमें किस रूल को फॉलो करना है। चलिएगा लिखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप 1, identify cost of fund for comparison purpose. For
कंपैरिजन पर्पस। if required rate is given, no need for cost of funds। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है तब तो हम उसी को कंपैरिजन पर्पस के लिए काम लेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ फंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इफ फंड्स आर arranged through own resources, तो कॉस्ट ऑफ फंड विल बी केई। अगर आपने फंड का अरेंजमेंट ओन रिसोर्सेज से किया है तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो केई के बराबर होगी। इफ फंड्स आर अरेंज्ड थ्रू डेट इक्विटी मिक्स, अगर आपने जो फंड का अरेंजमेंट किया है वो डेट इक्विटी मिक्स के द्वारा किया है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ फंड विल बी WACC। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड होगी वो WACC के बराबर होगी। क्लियर? बिल्कुल। तो दैट इज अवर स्टेप नंबर 1। हमें कॉस्ट ऑफ फंड ढूंढनी है ताकि हम IRR को उससे कंपेयर कर सकें। स्टेप 2, कैलकुलेट IRR of लीज्ड असेट। लीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, उस लीज्ड असेट की IRR कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट फ्लैट रेट, calculate flat rate for asset। फ्लैट रेट कैसे निकलेगी? टोटल कैश इनफ्लोस माइनस कॉस्ट ऑफ असेट या कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू लाइफ ऑफ असेट। इनटू 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IRR के लिए हमारी जो नॉर्मल स्टेप्स हैं
सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्लैट रेट निकालनी पड़ेगी। नोट, इफ कैश इनफ्लोज are not given directly, cash inflows are directly, then calculate cash inflows in usual manner। हम कैश इनफ्लोज जो निकालेंगे वो यूजुअल मैनर में कंप्यूट करेंगे कि भैया आपके कैश इनफ्लो क्या होंगे। कैलकुलेट फर्स्ट डिस्काउंट रेट, calculate first discount rate A, if cash inflows are इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आपके कैश इनफ्लोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो हम फर्स्ट डिस्काउंट रेट कैसे कंप्यूट करेंगे, फ्लैट रेट मल्टीप्लाई बाय 1। इफ कैश inflows are decreasing या descending order, यानी आपको जो कैश इनफ्लो दिए हुए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप फ्लैट रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपके पास आपकी फर्स्ट डिस्काउंट रेट आ जाएगी C। इफ कैश इनफ्लोज आर हैविंग नो ट्रेंड, यानी ना तो वो इंक्रीजिंग में है ना वो डिक्रीजिंग में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फ्लैट रेट मल्टीप्लाई बाय 1.50, हम उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, हम अपने कैश इनफ्लोस की डिस्काउंटिंग करने के लिए फर्स्ट रेट को क्या कर पाएंगे, कंप्यूट कर पाएंगे। आइएगा पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट present value of cash inflows
at first discount rate। अब आपको कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फर्स्ट डिस्काउंट रेट पर। ईयर कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ये लीजिए, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी फर्स्ट डिस्काउंट रेट पर। एस्टिमेट सेकेंड डिस्काउंट रेट based on present value of cash inflows calculated। बहुत ध्यान से सुनना, आपने अपनी पहली डिस्काउंट रेट निकाली और उस पहली डिस्काउंट रेट का यूज करते हुए आपने अपने कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब हम सेकंड रेट को कैसे एस्टिमेट करेंगे वो ध्यान से देखो आप। इफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cash inflows are more than outflow, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। आपने जो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, अगर उसका टोटल आउटफ्लो से ज्यादा आ रहा है तो मुझे आउटफ्लो के बराबर लाने के लिए कैश इनफ्लो को कम करना पड़ेगा, और अगर कैश इनफ्लो को कम करूंगा तो डिस्काउंट रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेकंड रेट मस्ट बी higher than first rate। ये लीजिए, अगर कैश इनफ्लोस का टोटल आउटफ्लो से ज्यादा हो गया तो रेट को कम करने कैश इनफ्लो को कम करने के लिए सुनेंगे बात को बहुत ध्यान से। अगर आपके कैश इनफ्लोस का टोटल आउटफ्लो से ज्यादा हो गया है तो आप क्या करोगे, सेकंड रेट जो है वो हायर ले लोगे। रेट जैसे ही हायर होगी इनफ्लो का टोटल नीचे आ जाएगा, और
if total present value of cash inflows are less than outflow, अगर कम है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को बढ़ाना है तो रेट को कम करना पड़ेगा। तो सेकंड रेट must be lower than first rate। यानी एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन चल रहा है। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू के टोटल को बढ़ाना है तो रेट को कम करना पड़ेगा, और अगर प्रेजेंट वैल्यू के टोटल को कम करना है तो आपको रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन। Calculate present value of cash inflows at second rate। Calculate present value of cash inflows at second rate। ठीक है, calculate IRR of leased asset as under। IRR is equal to LDR plus present value of cash flow at LDR minus cash outflow divided by present value of cash flow at LDR minus cash flow at HDR। HDR माइनस LDR। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, हमारी उस लीज्ड असेट की IRR कंप्यूट कर लेंगे। बोलो क्लियर है? तो दीज आर दी स्टेप्स टू कैलकुलेट IRR एज वी फॉलो इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर। चलेगा। क्लास एग्जाम्पल 9 CA में, और यही एग्जाम्पल हमारे पास क्लास एग्जाम्पल 12 फॉर CA स्टूडेंट है। IRR को समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सब बात कर रहे हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द मशीन टू बी गिवन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का कुछ डेटा दिया हुआ है एक असेट के रेस्पेक्ट में जो वो लीज पर देना चाहती है। कॉस्ट ऑफ मशीन टू द लेसर 1 लाख रहेगा,
चलिएगा, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ असेट जो है ₹1,00,000। इसकी जो फाइनेंसिंग है वो 80% तो डेट से है, और जो 20% फाइनेंसिंग है वो इक्विटी से है। ये लीजिए, तो डेट और इक्विटी का मिक्स आ गया। कॉस्ट ऑफ डेट जो दे रखी है वो 20% दे रखी है प्री टैक्स, और जो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है वो 16% दे रखी है। लेसर जो है वो 35% के टैक्स ब्रैकेट में है, और जो डेप्रीसिएशन असेट पर लगता है वो 20% WDV मेथड यूज होता है। स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द मशीन 1,000 है। एनुअल पेमेंट जो लेसी करेगा वो 36,000 का होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जमा करवा रहा है 3,000, which is refundable at the end of the lease period without interest. Management fees non-refundable, payable at the inception of the lease period है 2,500 रुपए। हमें ये बताना है IRR मेथड के द्वारा कि क्या लेसर को ये असेट लीज पर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। चलिएगा, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ऑफ फंड की, दैट मीन्स WACC। स्टेप 1, कॉस्ट ऑफ फंड, दैट इज WACC। सबसे पहले मुझे चाहिए KD आफ्टर टैक्स। %20 दे रखा है, 1 माइनस 0.35 निकालिए। 20 इंटू 0.65 कितना हो गया आपका? चलिएगा, तो अपन निकालते हैं KD आफ्टर टैक्स 20 और 1 माइनस 0.35, तो ये आ जाएगा आपके पास 13%। आइएगा, सोर्सेस, वेट्स, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड देन WACC। इक्विटी का वेट है 0.20 और डेट का वेट है 0.80। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 16 है और ये 13 है, तो ये आ गया 3.2 और 13 इंटू 0.8 तो 10.4 ये आ गया। तो आपकी WACC आ जाएगी 13 ये हमारे पास WACC आ गया। नाउ स्टेप 2, calculate
IRR of a leased asset. सबसे पहले मुझे चाहिए कैश आउटफ्लो। बताइए मेरे पास से कैश आउटफ्लो कितना होगा? कॉस्ट ऑफ असेट, असेट खरीदी जाएगी 1 लाख की, इसमें से माइनस कर देते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे आप। सिक्योरिटी डिपॉजिट वैसे तो रिफंडेबल है, बट आज मुझे मिली, बहुत ध्यान से सुनना, तो आज मैं उस पैसे का यूज अपनी असेट खरीदने में कर लूंगा। बाद में जब टर्मिनल ईयर आएगा तो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जब ये रिफंड हो रही है तो हम इसे यहां क्यों ले रहे हैं? भाई आप समझिए, आज मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, सामने वाले ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मुझे कुछ पैसा दे दिया। आपको नहीं लगता कि मेरे पास से नेट कैश आउटफ्लो तो कम हुआ? तो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट 3000 हटा दूंगा। और एक और चीज मेरे को दे रखी है, मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस ये आपको दे रखी है 2500। तो ये आ गया 5500। बताइए 1 लाख माइनस 5500 तो हमारे पास आ गया 94,500। ये लीजिए, ये हमारे पास कैश आउटफ्लो का अमाउंट आ गया। आइएगा अब निकालेंगे कैश इनफ्लोस। कैश इनफ्लोस कितने साल हैं? 5 साल हमारे पास है। तो पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। लीज रेंट रिसीव्ड। बताइए मुझे लीज रेंट कितना मिलेगा? हर साल मुझे 36,000 रुपए मिलेंगे। तो लीज रेंट आ गया 36,000। माइनस एक तो मुझे करना पड़ेगा मेंटेनेंस एक्सपेंस। मेंटेनेंस एक्सपेंस 1000 रुपीज। ये लीजिए मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है, एक हमारे पास डेप्रीसिएशन का खर्चा आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। बताइए डेप्रीसिएशन है 20% ऑन WDV। 1 लाख का 20%, तो पहले साल का डेप्रीसिएशन आ गया 20,000। वैल्यू बची 80, उसका 20%, ये आ गया 16,000।
फिर बची 64,000, उसका 20%, 12,800। अब वैल्यू बची 51,200, इसका 20%, 10,240, 40,960 बचा, उसका 20%, 8,190। तो लीजिए ये मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36,000 माइनस 21,000, 15, 36,000 माइनस 17,000, 19,000, 36,000 माइनस 13,800, तो 22,200, 36,000 माइनस 11,240, 24,760, 36,000 माइनस 919, 26,800, माइनस टैक्स। अब इस पर 35% हमारी टैक्स रेट लग जाएगी, तो 15,000 का 35% यानी 5250, 19,000 का 35% यानी 6650, 22,200 का 35%, 7770, 24,760 का 35% यानी 8,666 और 26,808 का 35% यानी 9383। ठीक है, आइएगा। तो अभी हमारे पास आ जाएगा पीएटी 15,000 माइनस 5250 तो 9750, इधर 19,000 माइनस 6650 ये 12,350, 22,200 माइनस 770 14,430, 24,760 माइनस 8,666, 16,094, 26,808 माइनस 938, 17,425। क्लियर? आइएगा अब इसमें ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। डेप्रीसिएशन ऐड कर दीजिए 20,000, 16,000, 12,800 और बताइए 10,240 एंड
ईयर 5 का आ जाएगा 8192। ठीक है, तो ये आपके पास पीएटी आ गया था। पीएटी में डेप्रीसिएशन एड बैक करोगे, ठीक है, कैश इनफ्लो आ जाएगा। कैश इनफ्लो बीस और 9 29,750। इधर हमारे पास 16,000 प्लस पीछे था 12,350, 28,350 आ जाएगा। उसके बाद है 12,800 प्लस 14430, 27,230, 16,094 प्लस 10,240, 26,334, 8192 प्लस 17,425, 25,617। बताइए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ये हमारे पास सारे क्या आ गए? कैश फ्लो आ गए। टर्मिनल कैश इनफ्लो, यानी Y5 पर एक तो हमारे पास आएगी स्क्रैप वैल्यू 10,000 और एक हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट। रिफंडेड 3,000 रुपए हमें सामने वाले को देने हैं और ये विदाउट इंटरेस्ट देने हैं। इस लाइन का मतलब बताइए, देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने आपको डिपॉजिट्स करवाई है तो आप उसे ब्याज भी तो दोगे, बट ये बोल रहे हैं कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट आपको वापस देनी है। तो बताइए नेट कितना आया? 7,000। ये आ गया नेट कैश फ्लो। लीजिए, अब हम आईआरआर निकाल सकते हैं। अच्छा, जरा टोटल भी लगा दीजिए। टोटल ऑफ कैश इनफ्लोस कितना आ रहा है? आइएगा, 29,750 प्लस 28,350 प्लस 27,230 प्लस 26,334 प्लस 25,617 प्लस 7,144,281। ये आपके पास टोटल ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है। चलिएगा, अब हम क्या लगाएंगे? अपनी आईआरआर की सारी स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। आइएगा, सबसे पहले मुझे चाहिए फ्लैट रेट।
total of cash inflows minus cash outflow divided by cash outflow into life of asset into 100। चलिएगा सबसे पहले फ्लैट रेट निकालते हैं। बताइए टोटल आ रहा है 144,281 माइनस 94,500 डिवाइडेड बाय 94,500 इंटू 5 इंटू 100। सॉल्व करिए इसको तो 144,281 माइनस 94,500 49,781 डिवाइडेड बाय 94,500 इंटू 5 4,72,500 इंटू 100 49781 डिवाइडेड बाय 472,500 परसेंटेज 10.54। ये आपकी फ्लैट रेट आ गई। फर्स्ट डिस्काउंट रेट फ्लैट रेट into 1.5 10.54 into 1.50 10.54 into 1.5 15.81% और हम इसे 16% ले लेते हैं। हम इसे 16% ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट रेट आ गई। वापस देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने फ्लैट रेट निकाली। फ्लैट रेट के बाद हमने चूंकि कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं था तो हमने क्या निकाल ली, 1.5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड डिस्काउंट रेट ले ली, सॉरी फर्स्ट डिस्काउंट रेट ले ली। अब इस फर्स्ट डिस्काउंट रेट पर क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू लिखिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट 16% year cash flow present value factor और present value year 1 2 3 4 और 5। ईयर 1 का कैश फ्लो कितना आया था आपका, 29,750। ठीक है, ईयर 2 का कैश फ्लो बताइए कितना था, 28,325। आइएगा ईयर 3 पर बताएं मुझे। ईयर 3 का कैश फ्लो देखें पीछे, 27,230। 27,230। फिर ईयर 4 का 26
334 और 32,617। देखिएगा 25,617 तो ये रहा और 7,000 ये रहा, तो टोटल मिलाकर 32,617। 16% के पीवी फैक्टर बताइएगा। 1 डिवाइड बाय 1.16 0.862 0.743 0.641 0.552 और 0.476। 29,750 इंटू 0.862 25,645 0.743 इंटू 28,350 21,664 21,064 0.641 इंटू 27,230 17,454 0.552 इंटू 26,334 14,536 0.476 into 32617 15,526 टोटल 25,645 प्लस 21,064 प्लस 17,454 प्लस 14,536 प्लस 9,4,224। अब देखिएगा हमारे को चाहिए कितना 94,500। बहुत ध्यान से सुनना, अभी हमारा जो टोटल आ रहा है वो 94,225 आ रहा है, तो मतलब हमें चाहिए 94,500। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम जो सेकंड रेट लेंगे हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाना है। मैंने आपको रूल लिखवाया था, सेकंड रेट इस आधार पर निकालोगे कि सेकंड रेट इस आधार पर निकालोगे अगर इसके टोटल को बढ़ाना है तो रेट को कम करना पड़ेगा। तो लीजिएगा स्टेप नंबर 4 में लेट अज्यूम सेकंड रेट एज 15%। लिखें, लेट अज्यूम second rate at 15%। वापस से ईयर, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। कैश इनफ्लो बताइए कितने कितने थे। 29,750, 28,350, 27,230, 26,334 और 32,617। 15% के पीवी फैक्टर। .870
0.756, 0.658, 0.572 और 0.497। लीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 29750 इंटू 0.870, 25883, 25883, 0.756 इंटू 28,350, तो 21433। नेक्स्ट 0.658 इंटू 27,230, 17917। 0.572 इंटू 26,334, 15,063, 15063। और 0.497 इंटू 32,617, बताइए कितना आ गया? 16,211 टोटल। 25,883 प्लस 21433 प्लस 17917 प्लस 15,063 प्लस 16,211, 96,507। यानी अब हमें पता लग गया कि आंसर जो है वो 15 से 16 के बीच में आना है। तो अब हम IRR निकाल सकते हैं। IRR बराबर LDR प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट LDR माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट HDR इंटू HDR माइनस LDR। ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा IRR निकालने के। LDR 15 है, प्लस 15 पर प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आया था? 96,507 माइनस 94,500 डिवाइडेड बाय 96 माइनस 94,225 इंटू 16 माइनस 15 प्लस 96,507 माइनस 94,500, 2007 डिवाइडेड बाय 96,507 माइनस 94,225, 2282 इंटू 1, 15 प्लस 2007 डिवाइडेड बाय 2282, 0.88, 15.88% हमारे पास IRR है। नाउ डिसीजन लिखेंगे, द वेटेड एवरेज cost of capital
the weighted average cost of capital is 13.60%, while IRR from leased asset is 15.88%. Hence, it is beneficial for lessor to lease out the machine. ये लीजिएगा, हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही थी वो तो 13.6 थी, जबकि हमारी जो कमाने की रेट आई है वो 15.88 आई है। तो हम 13.6 पर तो फंड अरेंज कर रहे हैं और उस फंड के इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं 15.88। तो क्या करना चाहिए बताइए? वी हैव टू गो फॉर लीज ऑप्शन, यानी लेसर को पक्का इस मशीन को खरीदना चाहिए और उसे लीज पर प्रोवाइड करना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखिएगा क्या बोल रहा है, HB फाइनेंस लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू एंटर द कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस। यानी जो HB फाइनेंस लिमिटेड है वो लीजिंग बिजनेस में आना चाहती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी परचेज्ड फॉर ₹2 lakh each and in turn be leased out at 50,000 per year for 8 years with the initial payment occurring at the end of the first year। देखिएगा, आपको दे रखा है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ असेट होगी वो 2 लाख होगी और लीज रेंट जो होंगे वो आपके 50,000 पर एनम। फॉर 8 years। ये आपको 2 डेटा इन्होंने दे रखा है। अब इसने पहला क्वेश्चन मांगा है, एस्टिमेट द एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंस एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी। बताइए। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो हमारे पास जो एक्सपेंस वो होगा डेप्रिसिएशन का खर्चा। डेप्रिसिएशन है 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 25। नाउ लिसन केयरफुली, आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दी हुई है, तो हमारा जो कैश इनफ्लो होगा वो 50,000 ही रहेगा। उसने बोला यू मे इग्नोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन।
तो चलिएगा हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है IRR। लिखेंगे IRR फॉर द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट में हमें निकालना है IRR फॉर द कंपनी। स्टेप 1 हमें चाहिए कैश आउटफ्लो। ये हमारे पास आ गया 2 लाख। स्टेप 2 अब हम निकालेंगे फ्लैट रेट। टोटल कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो इनटू लाइफ और इनटू 100। बताइए हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितना है? 50,000 8 सालों तक, तो 50,000 इंटू 8 4 लाख माइनस आउटफ्लो है 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 8 इंटू 100। 2 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। तो बताइए फ्लैट रेट कितनी आ गई? 2 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 12.5%। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गई? फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिएगा क्लियर यहां तक? चलिए अब हम निकालेंगे फर्स्ट डिस्काउंट रेट। फर्स्ट डिस्काउंट रेट फ्लैट रेट इंटू 1.50, 12.5 इंटू 1.5, 18.75%। और ड्यू टू राउंडेड ऑफ हम इसको ले लेते हैं 19%। 1.5 समझ आ गया? आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल हैं, यानी ना तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 4 कैलकुलेट present value of cash inflow at 19%। ईयर 1 से लेके 8 साल तक हमारा जो कैश फ्लो है वो 50,000 है। सॉरी 19% पर पीवी फैक्टर का टोटल बताइए। 1 डिवाइड बाय 1.19, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, यह आ गया 4.163 163। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 50,000 इंटू 4.163, 2,08,150। अब देखिएगा हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है वो आउटफ्लो से ज्यादा आ गया, तो मुझे इस टोटल को कम करना है, मुझे इस टोटल को कम करना है। तो मुझे रेट क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, लीजिएगा ये वैल्यू हमारी गलत है, एक बार दोबारा देखिए। 19% पर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, हाँ बताइए गलत लिख दिया ना? हाँ वापस बोलिए कितने आ रहे हैं? 1 डिवाइड बाय 1.19, 1 2 3 4 5 6 8, 3.954। 197,700, ये लीजिएगा। 19% पर हमारे पास ये कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है वो 2 लाख से कम है, तो मुझे इस प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाना है, तो रेट को कम करना पड़ेगा। तो लीजिए स्टेप 4, एस्टिमेट सेकेंड डिस्काउंट रेट एज 18%। अब हमने सेकेंड रेट क्या अज्यूम कर ली? 18%। तो लीजिए 1 से लेके 8 सालों तक 50,000 का कैश फ्लो, 18% पर जरा पीवी फैक्टर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.18, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दैट इज 4.078। चेक कर लेना यही आ रहा है क्या? 1 डिवाइड बाय 1.18, 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल और 8 साल। 4.078 इंटू 50,000, 203। ये लीजिए, अब हमें 2 ऐसी रेट मिल गई जिनके बीच में हमारा कैश आउटफ्लो आ रहा है, तो अब हम इंटरपोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे और स्टेप 5 में IRR निकाल देंगे। कैलकुलेट IRR, LDR प्लस present value at LDR minus cash outflow divided by present value at LDR minus at HDR into HDR minus LDR। 18 प्लस 18 पर प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना था? 203,900 माइनस 2 लाख
डिवाइडेड बाय 197,700 इंटू 19 माइनस 18 18 प्लस ये आ गया 3900 डिवाइडेड बाय 197,700 6200 इंटू 1 18 प्लस 3900 divided by 6200 that is 0.63 ये लीजिए तो हमारे पास IRR आ गई 18.63%। बोलिए क्लियर बिल्कुल। तो ये इसने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था IRR कंप्यूट करके बताइए फॉर द लीजिंग कंपनी। आइएगा अब इसने सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है सुनना, व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न 20% रिटर्न। देखिएगा आपको लीज रेंट निकालने हैं, ठीक है, और डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर लेसर ये आपको दे रखी है 20%। जो डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको दे रखी है 20%। कैसे निकालेंगे? लीज रेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइडेड बाय cumulative present value factor at desired return डिवाइडेड बाय 20% से 8 सालों का पीवी फैक्टर बताइए। 1 डिवाइड बाय 1.8 2 3 4 5 6 7 8 3.837 3.837 बताइए कितना आ गया। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3.837 52,124 52,124 पर एनम ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीज रेंट आ जाएगा। थर्ड नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसने क्या बोला है, अज्यूम करो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा, नो सैल्वेज वैल्यू है, एक्सपेंसेस 20,000 होंगे और टैक्स रेट भी आ गई। अब आपको अगर लीज रेंट निकालने हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे असेट की नेट कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि तो तभी मैं क्या निकाल सकता हूं, तो लीजिएगा स्टेटमेंट शोइंग नेट कॉस्ट, सबसे पहले मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ असेट,
कॉस्ट ऑफ असेट रहेगी 2 लाख, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 1 रहेगा, तो ये 2 लाख। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट बताइए कितना मिलेगा आपको। असेट की कॉस्ट है 2 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ 8, तो 25,000 का डेप्रीसिएशन बना, और इनटू इस पर आपकी जो टैक्स रेट है वो है 35%। 25,000 का 35%, 8750। ठीक है, हमें लीज रेंट निकालने हैं फॉर लेसर व्यू पॉइंट। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लेसर के व्यू पॉइंट से लीज रेंट निकालनी है तो वो मिनिमम लीज रेंट निकलेंगे आप। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 20%, बताइए 3.837, यही था ना। तो बताइए, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन 8750 इंटू 3.837, 33,574। सबसे पहले हमने असेट की कॉस्ट ले ली, फिर हमने टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन ले लिया। सी पॉइंट, एक्सपेंसेस पर एनम, आपको दे रखे हैं 20,000, इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स बेनिफिट, इसका 35%, 20,000 का 35% यानी 60। तो ये आ गए नेट एक्सपेंस। बताइए नेट एक्सपेंस कितना आया, 13,000। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.837, बताइए 13,000 इंटू 3.837, 49,881। ये हमारे पास एक्सपेंसेस की वैल्यू आ गई। नेट कॉस्ट ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगी आपकी। ए हमारे पास है 2 लाख माइनस 33,574 और प्लस 49,881।
216307 216307 बताइए यहां तक कोई दिक्कत? लेट लीज रेंट इज इक्वल टू एक्स। तो ईयर 1 से लेके 8 साल तक आपका जो लीज रेंट रहेगा वो एक्स रहेगा। आप टैक्स पे करोगे 0.35x, तो नेट कैश फ्लो आएगा 0.65x। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.837। प्रेजेंट वैल्यू बताइए। 0.65 इंटू 3.8 2.494x। So 2.494x must be equal to 216307. 2x is equal to 216,307 divided by 2.49. 216,307 divided by 86,730। ये लीजिए, ये आपका पर एनम का लीज रेंट आ गया। दैट इज पार्ट नंबर 3 या सी पार्ट है हमारा। क्लियर है बिल्कुल? आइएगा, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, यानी डी पार्ट। ये क्या बोल रहा है? अज्यूम फर्दर दैट द कंप्यूटर हैज अ रीसेल वैल्यू ऑफ 40, डिटरमिन द रिवाइज्ड लीज रेंट, अनेबल टू फर्म टू अर्न 20%। तो देखिएगा, आपके पास एक अब स्क्रैप वैल्यू भी आ गई, तो आपकी जो नेट कॉस्ट है वो रिवाइज्ड हो जाएगी। रिवाइज्ड नेट कॉस्ट, net cost calculated earlier आपने ऑलरेडी एक नेट कॉस्ट निकाल रखी है 216,307। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे अच्छा, अगर रीसेल होगी तो और क्या क्या चेंज आएंगे बताइए। इसको पूरा ही कर लेते हैं अपन, इट्स बेटर कि हम रिवाइज नेट कॉस्ट पूरी निकाल लें। आइए, ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ असेट, ये आपको 2 लाख दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है,
ये वैल्यू 2 लाख आ गई। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन, सबसे पहले निकालेंगे डेप्रीसिएशन पर एनम। दो लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 20,000 का डेप्रीसिएशन आया और इस पर 35% आपका टैक्स बेनिफिट। तो 20,000 पर 35% यानी 7,000 का टैक्स बेनिफिट। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.837, लीजिएगा ये हमारा बी पॉइंट आ गया। 7,000 इंटू 3.837, 26859। एक्सपेंसेस पर एनम कितने थे आपके? 20,000। इसमें से क्लेम करेंगे टैक्स बेनिफिट, तो हमारे जो नेट एक्सपेंस है वो 13,000 आ गए। देखिए कुल मिलाकर बस एक ही रूल याद रखना है, अगर आपको लीज रेंट निकालना है लेसर के व्यू पॉइंट से तो असेट की नेट कॉस्ट के इक्वेट करना है। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.837, फोर 9881। डी पॉइंट है स्क्रैप वैल्यू 40,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8वें साल का पीवी फैक्टर लगेगा तो 1 डिवाइड बाय 1.2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 233 233, तो ये आ जाएगा 40,000 इंटू 0.9320। नेट कॉस्ट ऑफ असेट ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ए आपका आउटफ्लो है 2 लाख, कॉस्ट है, बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे 26,859, फिर प्लस खर्चा इसमें जोड़ दोगे 49,881 और माइनस कर दोगे 93, तो आपकी नेट कॉस्ट आ गई 213,702। अच्छा जी, अब इक्वेशन के लिए हमारे पास रूल वही का वही रहेगा। 2.494x
ये कहां से आया, मैंने प्रीवियस से कॉपी किया है क्योंकि लीज रेंट का डेटा सेम रहेगा यही वाला, तो मैंने ये 2.494 यहां से कॉपी कर लिया है। मस्ट बी इक्वल टू 213702, तो डिवाइडेड बाय 2.49, 85686, तो लीज रेंट आएगा 85686। ये लीजिए, ये आपका एक एग्जाम्पल था हमारे स्टडी मटेरियल का, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जिसने 4 अलग अलग बातें पूछी थी। पहले तो IRR पूछी और उसके बाद 3 अलग अलग सिचुएशन में उसने आपसे लीज रेंट की कैलकुलेशन करवाई। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको लीज रेंट अगर निकालने हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम पर बातें करनी है। अगर क्वेश्चन में लेसर का व्यू पॉइंट मांगा जा रहा है तो पक्का पक्का लीज रेंट नेट कॉस्ट के इक्वेट होगा, और अगर लेसी के व्यू पॉइंट से लीज रेंट मांगा जा रहा है तो लीज रेंट बाइंग ऑप्शन या लोन ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वेट होगा। तो आप आसानी से अपना लीज रेंट निकाल पाएंगे। क्लियर है बिल्कुल।